हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जे एडवांस स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आप लोगों के लिए। और केमिस्ट्री में जे एडवांस में आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12 का सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की आज हम लोग बात करेंगे। जे एडवांस के कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उनकी आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई। अब सॉलिड स्टेट चैप्टर में कुछ पढ़ाने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले ही जेईई मेंस अटेम्प्ट कर चुके हो। ठीक है, 1 2 और 3 अटेम्प्ट आप लोगों का हो रहा है। तो उसमें क्या है, आपको भाई इस चैप्टर की समरी के बारे में पता है, चैप्टर के बारे में पता है क्या होता है इस चैप्टर में। ठीक है, इसके ऊपर आपने काफी प्रॉब्लम भी सॉल्व की होगी। जे एडवांस में क्या है, हम लोग चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे नहीं, नजर रिवाइज करेंगे, क्योंकि भाई उन चैप्टर के बारे में हमको जितना पढ़ना था पढ़ लिया एक बार, जितना आपको क्लास लेनी थी क्लास ले लिया, जितना रिवाइज करना था कर लिया। अब बारी है कि हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए जाए जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, लास्ट 10 ईयर पूछे गए हैं। जब वो क्वेश्चन लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, और आ भी रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपका वही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका जो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसी को रिलेट करके यहाँ पर हम लोगों को सॉल्व करना है और वो चीज देखना है। यहाँ पर चैप्टर में छोटी मोटी चीजें आपकी जो मिस हुई है या जो आप भूल भी रहे हो वो भी हम अच्छी प्रॉब्लम लेकर के वो क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो भाई 1 बाय 1 हम लोग चैप्टर लेंगे, अच्छे अच्छे चैप्टर लेंगे। ऐसा नहीं कि मैं एक ऑर्डर में लेकर के चलो, सॉलिड स्टेट पढ़ाया कल सोल्यूशन पढ़ाओ, ऐसा नहीं। ऐसे चैप्टर पढ़ लेंगे हम लोग जिनका वेटेज होगा, जिनका अच्छा वेटेज है आपके जे एडवांस एग्जामिनेशन में, और जहां से आप अच्छे से बिना किसी मिस्टेक के प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हो, ये भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सब कर लो फिर वहां जाकर के प्रॉब्लम स्ट्राइक नहीं कर रही है आपकी। ठीक है, तो ये भी चीज दिमाग में रखना है कि प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी, तो वो चैप्टर लेंगे जो जे एडवांस में काफी ज्यादा डिमांडेड है और जिनसे हम लोग प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट आप लोगों को क्या करना है, लास्ट 10 इयर्स प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करना है। आज मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, अगर वो कुछ प्रॉब्लम्स आपकी रह जाती हैं सॉल्व कराने में, ठीक है, उस टाइम ड्यूरेशन में नहीं हो पाता है तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप लोग उसको घर पर सॉल्व करना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। तो सॉलिड स्टेट हमारा फर्स्ट चैप्टर है, सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में जो हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में तो सब कुछ हम लोग जानते ही हैं। यह मैं आपसे यही होप कर रहा हूं कि आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा मेरे पढ़ाने से पहले। ठीक है, या एक बार मेरा लेक्चर देखने से पहले इसको अच्छे से समराइज कर लेना, पढ़ लेना, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये नहीं आप डायरेक्ट आकर के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगो और फिर उसमें देखने लगो हाँ ऐसे सॉल्व हो। कोशिश करो कि टीचर की जरूरत ही ना पड़े बेटा। यू आर जे एडवांस स्टूडेंट, कोशिश करो कि प्रॉब्लम में किसी टीचर की किसी तरीके की सलूशन की आपको जरूरत ही ना पड़े। आप उसको अपने मन से अपने एबिलिटी लेवल पर उसको सॉल्व करो। ठीक है, और लेते हैं जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम सॉलिड स्टेट की। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो भाई जो कि मैंने बताया, हम लोग आज जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे केवल और केवल जो बात करेंगे जेईई एडवांस की बात करने वाले हैं, जेईई एडवांस की। और जो आज नंबर 1 प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी जेईई प्रॉब्लम है, जेईई प्रॉब्लम है भाई। जेईई 1995 की प्रॉब्लम से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जेईई 1995 की प्रॉब्लम से। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आपको लिखना होगा, लिख लेना अच्छे से। प्रॉब्लम कह रही है भाई CSBr has a BCC structure with as length of 43 picometer. The shortest interionic distance between cation and anion is। ये इसने बोला, बात समझ में नहीं है। देखो इसने जो ऑप्शन दिए पहले वो ऑप्शन देख लेते हैं। इसने
इसमें ऑप्शन नंबर ए हमको दिया है 3.72 पिकोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया है 1.86 पिकोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इन्होंने दिया है 7.44 पिकोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इन्होंने दिया है 4.3 पिकोमीटर। क्वेश्चन क्या बोला एक बार फिर से आप लोग सुनो अच्छे से। इन्होंने बोला CSBR, एक इनके पास जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसको इन्होंने बोला है CSBR है BCC। भाई आप जानते हो ये क्या होता है CSBR, CL पढ़ा होगा अपने सिलेबस में, CL, ठीक है। वो क्या बनाता है BCC स्ट्रक्चर होता है, BCC लैटिस बनाया है विद एज लेंथ 43 पिकोमीटर। इसकी एज लेंथ गिवन, BCC लैटिस बना रहा है और इसकी क्या गिवन है एज लेंथ, ए की वैल्यू गिवन है 43 पिकोमीटर। The shortest inter-ionic distance between the cation and anion, यानी इंटर-आयनिक डिस्टेंस ऑफ कैटायन एनायन आपको कैलकुलेट करना है। भाई आपको कैलकुलेट करना है RCS प्लस R, ये तो डिस्टेंस RBR माइनस ये इंटर-आयनिक डिस्टेंस कैटायन एंड एनायन इंटर-आयनिक डिस्टेंस आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। अब आते हैं प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी, उसमें बोला हमारा एक लैटिस है CSBR। बहुत अच्छा था, दिमाग में सोचो ही ना कि मैं जेई एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, बच्चे के दिमाग में यही आ जाता है जेई एडवांस, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपली जो आप लोग पढ़े हो वैसे ही बिल्कुल माइंड का यूज करो, बिल्कुल आराम से देखो करना क्या है। इसने बोला मेरे पास CSBR BCC टाइप का लैटिस है जिसकी एस लेंथ गिवन है और मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल फार्मूला बेस अगर याद हो तो आपको दिख रहा होगा। भाई CSBR आपका क्या होता है, CSBR को अगर हम लोग बनाए, ठीक है, CSBR तो CSBR में या CSCL जरा याद करो बेटा आप लोग, CSCL मैंने आपको बताया है, याद आ रहा है। CS प्लस CL माइनस जो आपके आते थे वो भाई कॉर्नर पर नंबर ऑफ आइटम्स कहाँ होते थे कॉर्नर पर, और CS क्या होता था क्यूबिकल वाइड, हाँ क्यूबिकल वाइड्स में जाते थे आइटम, क्लियर हुआ। क्यूबिकल वाइड्स में जाते थे CS प्लस और ये जाते थे कॉर्नर पर, यानी यहाँ पर आइटम आपके कॉर्नर पर होंगे, सभी कॉर्नर पर होंगे और एक क्यूबिकल वाइड में भी आपका एटम होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग बनाते थे, ठीक है। CSBR अब क्या होगा इसकी इंटर आयनिक डिस्टेंस RCSBR, ये फार्मूला बेस्ड बिल्कुल क्वेश्चन है। अगर देखो तो मैंने कैलकुलेट कराया था आपको इसके बीच की डिस्टेंस, अगर याद हो तो आपको, भाई ये आपका बॉडी सेंटर क्यूबिकल वाइड में जाता है तो कॉर्नर के एटम ये हो गया, ये आपका हो गया बॉडी सेंटर और ये हो गया कॉर्नर, ये डिस्टेंस आप भाई कॉर्नर पर कौन है आपका, कॉर्नर पर देख लो CS प्लस है, सॉरी CL माइनस आपके कॉर्नर पर दिख रहा है, ठीक है। CS प्लस कहाँ जा रहा है क्यूबिकल वाइड्स में जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जा रहा है, ये आपका CL माइनस, ये आपका गया यहाँ गया, ये आपका RCS प्लस, फिर वो कंप्लीट डिस्टेंस है तो ये 2R हो जाएगा CS प्लस और ये भी क्या हो जाएगा आपका RCL माइनस हो जाएगा। ये डिस्टेंस ए याद करो, अगर मैं इसको A एंड D बोल दूं तो क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी यहाँ से हमारा अगर देखो तो क्या आ रहा है बेटा, यहाँ से हमारा ये देखो RCL 2R हो गया और ये भी ये तो 2R है, ये कंप्लीट इसकी रेडियस है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2RCS प्लस, ऐसा लिखो 2RCS प्लस 2RCL माइनस इज इक्वल टू किसके ए ये क्या है भाई ए स्क्वायर इसका रूट 3, ये क्या आ जाएगा रूट 3 आ जाएगा। भाई यहाँ से AD स्क्वायर निकालेंगे डिस्टेंस निकाल आएगी ना, यहाँ से आप AD स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो पता ही है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर देन AD इज इक्वल टू रूट 3 है। ये तो क्यूब वाली लेंथ हो गई, स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में रेडियस है वो क्या है RCS प्लस, ये कंप्लीट और अब माइनस ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन कर लो, कॉमन करके इसके नीचे भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा RCS प्लस RCL माइनस इज इक्वल टू
√3a/2। तो बेटा ये फार्मूला मैंने इतना ड्राइव कर दिया आपके लिए, लेकिन ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। CL या इस टाइम जितने स्ट्रक्चर होते हैं इनका RCS + RCL - √3a/2 आता है। याद करो ZNS, यहीं पे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ZNS में जो आपका होता था, तो याद करो वहां का ये जो फार्मूला आता था Zn2 + RS2 - √3a/4 आता था। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाएगा, चाहे जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस। ठीक है, बच्चों को ये फार्मूले बहुत अच्छे से याद नहीं रहते हैं, ठीक है, गलती कर देते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ZNS में आपका होता है, क्योंकि वहां आप जानते हो वहां पर क्या होती है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। अगर आएगा क्वेश्चन तो बताएंगे, ठीक है, तो उसको और डिवाइड कर देते हैं। तो चलो इसको रफ करते हैं जल्दी से हम लोग। हाँ, तो बेटा कैलकुलेट कर लो, अब तो इसमें कुछ बचा नहीं, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये आपका। RCS + RCL माइनस पुट कर दो यहाँ पर, ये डिस्टेंस निकल आएगी, तो क्या हो जाएगा RCS + RCL - √3a की वैल्यू गिवन है, क्या है 43/2। 43/2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या कर दो, कैंसिल कर दो, 21 2 42 21.5, और ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा 1.732 × 21.5। देख लो भाई मल्टीप्लाई करके आपस में, तो ये हो जाएगा 5 2 10 5 3 15, और ये हो जाएगा 1 13 16, और ये 7 10 5 1 0, क्या हो जाएगा 5 7 35 35 and 5 1 6 5 1 6 37 पॉइंट समथिंग कुछ दिख रहा है यहाँ पर हम लोगों का आंसर। अगर यहाँ पर हम लोग आंसर देखें तो क्या दिख रहा है 37 पॉइंट समथिंग। एक बार हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, देख भी लेते हैं, ठीक है, चलो एक बार देख भी लेते हैं हम लोग जल्दी से। क्या हो जाएगा आपका √3, ये हो गया √3 की वैल्यू 1.732 × हो गया 4374 डिवाइड बाई क्या हो गया आपका 2 37.23। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या आ रहा है 37.23 करके आ रहा है। ऑप्शन देख लो, ये वाला 3.737.23, कुछ गलत ऑप्शन यहाँ पर हो गया है, देखो इसको सही कर लो। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये है 37.23, तो ये आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना। कॉन्सेप्ट आपका क्या है, कॉन्सेप्ट केवल ये है, बस ये फार्मूला, बाकी कुछ नहीं। CSCL टाइप स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर BCC टाइप हो, कुछ भी बोले, आपको फार्मूला नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, BCC टाइप बोले तो भाई आप ऐसे करना, BCC टाइप में आप लोग √3a निकाल लेते हो, BCC टाइप में ये डिस्टेंस आपको देखनी होती है। अगर ये सभी आपका इक्वल होता तो याद करो आप 4r निकालते थे BCC टाइप में, याद है ये क्या होता था जब आपकी मतलब क्लियर नहीं होता था आयनिक क्रिस्टल है, मेटालिक के केस में, ये तो आयनिक के केस में आयंस प्लस माइनस, मेटालिक के केस में R + 2r + r 4r। BCC में याद है आपको क्या आता था 4r = √3, r = √3/4, समझे। तो बस यहाँ पर क्या है आपको यही है, जो 4r है मेटालिक वाला था, आयनिक में आपको चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं है बेटा, बाकी बहुत इजी हो गया। इसको सॉल्व कर लो जल्दी, दूसरे क्वेश्चन पर जल्दी से करो, दूसरे क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये था हमारी प्रॉब्लम जेई 1995 की प्रॉब्लम, जिसका ऑप्शन आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिक्टेट करता हूँ, जल्दी से आप उसको नोट, अगर मैं बोर्ड पे लिखने बैठ जाऊंगा ना तो बेटा और थोड़ा सा लोगों का टाइम खराब होगा, तो जल्दी से आप देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इन्होंने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर। ये प्रॉब्लम कब की है, प्रॉब्लम है जेई
ये भी लिख लो, जेई 1999 की। ये बोल रहे हैं भाई कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है। ओके, अब हम मेटल क्रिस्टलाइजेशन ना हेक्सागोनल क्लोज करेंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात इन्होंने बता दी भाई, एससीपी। ये तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। सॉलिड स्टेट में मैंने आपको बताया था बेटा, सॉलिड स्टेट में 40% न्यूमेरिकल बेस, 60% थ्योरेटिकल बेस है, 60% उसकी थ्योरी है। अगर अच्छे से आप थ्योरी के ऊपर फोकस करो 60% हो जाएगा। तो एससीपी लैटिस आपकी बना था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपकी है, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसने पूछा। ऑप्शन भी इन्होंने दे दिए, देखो ऑप्शन इन्होंने दिया। ऑप्शन नंबर ए इनका है 12, बताओ आप। ऑप्शन नंबर 2 है 4, सी है इनका 8, डी है 6। चलो बता क्या होगा एससीपी में, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, याद आया कुछ? एससीपी और कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 12 आता था, याद आता था 12। ऑप्शन नंबर है ये, तो भाई सेकंड में करने वाला क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता था एससीपी में, सेकंडों में करने वाला। याद करो भाई, आपका बॉडी सेंटर में एक आता था, एफसीसी का भी 12 होता था, एससीसी का एससीपी का भी 12 होता था। दोनों बराबर होते, दोनों बराबर पैकिंग फैक्टर भी होते हैं। एससीपी का भी 74% होता है और एफसीसी का 74% होता है। बॉडी सेंटर का एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सब चीजें तो भाई डायरेक्ट, अगर देखना चाहते हो तो इसमें जरा स्ट्रक्चर पर फोकस करो। क्या इसका स्ट्रक्चर होता है एससीपी का? ऐसे ही तो होता है हेक्सागन। अगर मैं 2D में दिखाऊं आपको, ये होता है, ये फेस पर आइटम होते हैं, एबी टाइप का होता है ना, याद आया? एबी टाइप का। और 3 आपके यहाँ होते हैं आइटम, ये फिर इसके नीचे होता है आपका एबी टाइप का होता है स्ट्रक्चर इसका भाई। ये देखो, अगर ए है, ये बी है, अगर ये आपका ए तो ये बी और फिर से ए, ठीक है? ये फेस पर भी आइटम होते हैं। अब भाई एबी टाइप का स्ट्रक्चर है, तो आप अगर देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखो तो यहाँ पर 1, 2, 3 आइटम ये इसको कवर कर रहे होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइटम ये कवर कर रहे हैं। और जब इसके ऊपर भी ये रिपीट हुआ होगा भाई, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर भी होगा, तो 3 ये और 3 इसके ऊपर 6 और 6 ये, 6, 6, 12 इसके ऊपर भी होगा, रिपीट कर रहा होगा, ठीक है? इसके ऊपर से भी ये हमारा रिपीट कर 3, 3, 6 और ये 6, 12 कवर कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है? 12 आता है, ठीक है? एबी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो बेटा वही चीज अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा फोकस करके, तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आने वाली नहीं। आप देख रहे हो जेईई एडवांस में कैसी प्रॉब्लम पूछी गई थी। अभी तक जो 2 प्रॉब्लम सॉल्व की हैं उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि आप सॉल्व ना कर सको। आप खुद से जज करो। चलो नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आते हैं, ठीक है? केमिस्ट्री बेटा बहुत ज्यादा परेशान करता ही नहीं है, बस वो आप तो ये मांगता है कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है, कितने कंटेंट से पढ़ाई की है, ठीक है? फोकस किया है कि नहीं? फोकस क्या होता है बच्चे, केमिस्ट्री में थोड़ा फोकस का जो उनका वो होता है वो थोड़ा कम कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन लिखो, इन अ सॉलिड AB having NaCl structure, 8 atoms occupies the corner of the cubic unit cell. If all the face centered atoms along one of the axes are removed, then the resultant stoichiometry of the solid is ये क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। जेईई 2000, ये जो क्वेश्चन है आपका जेईई 2001 का अच्छा क्वेश्चन। देखो ऐसा क्वेश्चन करने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब भी क्वेश्चन आपने किए होंगे कहीं ना कहीं। देखो इन्होंने बोला है ना सॉलिड AB, इन्होंने बोला है हमारा सॉलिड है AB है, हैविंग NaCl टाइप का लैटिस बना रहा है, NaCl टाइप से लैटिस ये बना रहा है। और क्या बोला, ए आइटम्स ऑक्युपाइज द कॉर्नर्स,
जो इसका ए एटम है वो कॉर्नर्स पर है, ए एटम्स क्या है, कॉर्नर्स पर है ऑफ द क्यूबिक यूनिट्स है। इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम्स along the one axis is removed, all the face center, जो face center वाले एटम्स हैं, if all the सुनना, if all the face centered atoms along the one of the axis, face centered की एक एक्सिस पर जितने भी एटम्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। फेस सेंटर्ड जो है उस फेस सेंटर वाली एक्सिस पर जितने भी एटम्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। देन द रिजल्टेंट स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉलिड, तो उसका रिजल्टेंट स्टोइकियोमेट्री में इसका फार्मूला क्या होगा, ऑप्शन लिख लो, करने की कोशिश करो आप लोग। ए B2 B हो जाएगा, A2B C हो जाएगा, A4 B3 B हो जाएगा, A3 B। चलो पहले सुनो, मैं टाइम देता हूं आपको 1 मिनट का, आप लोग करो, उसके बाद में मैं इस पर बात करता हूँ जल्दी से। खुद से करो, उसके बाद में हो गया, कर लिया। चलो, तो भाई इन्होंने बोला है कि NaCl टाइप की लैटिस बन रही। याद करो NaCl लैटिस, तुरंत दिमाग में लेकर के आ जाओ NaCl लैटिस। NaCl लैटिस में क्या होता था भाई, NaCl लैटिस में जो Na+ होते थे वो ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइट्स को कवर करते थे। ये कवर क्या करते थे, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स को कवर करते थे। और जो आपका Cl- होता था ये कहा जाता था पैकिंग में जाता था। कैसी पैकिंग, CCP टाइप की पैकिंग, CCP टाइप की पैकिंग बनाते भाई। यही तो बात है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, है कॉन्सेप्ट पहली बात, मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। अब Na+ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यानी वहाँ पर कौन कौन से एटम होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स आपको दिखते हैं S पर, जितनी भी S होती है वहाँ पर, और साथ में आपको कहाँ दिखता है ऑक्टाहेड्रल, बॉडी सेंटर पर दिखता है। याद रखो, अगर नहीं याद है ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जितनी भी S सेंटर होती है वहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वाइट्स होता है, साथ में बॉडी सेंटर पर भी ऑक्टाहेड्रल वाइट्स होता है प्रेजेंट। तो देखो भाई क्या होगा, S होती है आपकी 12, 1 S पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 प्लस बॉडी सेंटर्ड होता है 1, 4 3 क्या हो गया 4 CCP लैटिस है, Cl- तो CCP लैटिस है, तो CCP लैटिस के लिए क्या होता है बेटा बताओ। CCP लैटिस के लिए हम लोग जानते हैं 6 फेसेस होती हैं, 1 फेस पर कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, साथ में कॉर्नर पर तो एटम रहते ही है कि नहीं, तो पहले कॉर्नर लिख लो भाई। CCP लैटिस में कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट ही होंगे, 8 × 1/8 होगा ही, प्लस 6 × 1/2 हो जाएगा, 3 कर दोगे, ये भी क्या है 4। ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ अभी क्वेश्चन आपने किया था, अभी तो बाद में देखो क्वेश्चन में क्या उसने चेंज किया, उसने बोला है क्या बोला है, उसने बोला है इफ ऑल द फेस सेंटर्ड आइटम्स अलोंग द वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड, एक एक्सिस से जितने भी फेस सेंटर्ड उनको रिमूव कर दिया जाए। भाई ये आपका मान लो ये है, तो 3D है बेटा, तो 3D में आपको चीजों को बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन आना चाहिए। कोई एक्सेस ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड, ये वाली जेड होती है आपको पता है, ये वाली जेड होती है, ये वाली वाई होती है, ये वाली एक्स होती है, कोई भी ले लो। अब अगर आप एक्स एक्सिस पर देखोगे, इस एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर, तो इन्होंने क्या बोला, एक बार फिर तो देखो, इन्होंने बोला इफ द आर फेस सेंटर्ड आइटम अलोंग द वन ऑफ द एक्सिस, किसी एक एक्सिस से आर रिमूव, जितने फेस सेंटर्ड हैं एक एक्सिस पर, जितने फेस सेंटर्ड आ रहे हैं उनको रिमूव कर दो। तो देखो अगर इस एक्सिस की बात करें हम लोग, इस एक्सिस की बात करें, या यहाँ पर भी देखो ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, वही बात तो है, ये वाली एक्सिस, तो इस पर एक ये आपकी नीचे वाली फेस सेंटर्ड ये आ रही, और एक ऊपर वाली फेस सेंटर्ड ये आ रही, यानी ये दो आइटम्स रिमूव कर दो। तो एक्स एक्सिस की अगर वाई एक्सिस करते हैं तो कौन सा करता है, वाई एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पर दो फेस सेंटर्ड है, उनको रिमूव कर देना,
यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 इंटू 1/8 तो होगा ही होगा, प्लस 4 इंटू 1/2 करना है। अगर आप सोचो y करना है सब तो y पर आप ये वाली देख लेते हैं। y पर कौन आ रहा था, एक ये देखो, एक ये वाली देखो, एक ये आ रहा था, एक ये आ रहा था। इसमें भी दो, z पर भी दो दिखेंगे, एक बाहर वाला ये देखो, एक ये, एक ये, एक ये z पर, एक बाहर वाला है अंदर वाला, इसकी थिकनेस वाला दो, कहीं भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो कर लो, मैं किसी एक एक्सेल एक्स की बात कर लिया मैंने, इस पर देख लो तो क्या हो जाएगा, 2 2 सा 4, 8 1 सा 8, ये क्या आ गया, ये आ गया 3। यानी ये चीज नहीं करनी आपको, इसमें तो चेंज ही कर दिया गया, ये चीज करनी नहीं, इसको हमने क्या किया, ऐसे किया, चेंज कर दिया। होता ये है, होता जनरली ये है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत है। 4 इंटू 1/2। अब देखो क्या वैल्यू आ गई, वैल्यू कर देखो तो ए की आपकी आ गई है 4 Na प्लस, ठीक है, या फिर क्या है, या तक है, बी की वैल्यू आ गई है 3 A4 बी, यही तो है। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है भाई इसमें। In a solid A, B crystallized NaCl structure, A atom occupies the corners of the cube unit cell. If all A atoms cube of corner, अच्छा A तो corner पर है भाई, corner, ठीक है, तो A corner पर है तो आपका ये वाला होगा। A कहाँ, बहुत अच्छे से देखना, उसने बोला भाई corner पर ये है A। देखो इसमें दो ऑप्शन थे ना, मैं भी गलती हो जाती है, ये वाला कर देते हैं, A4 B3 कर देते, ऑप्शन A3 B4 आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कॉर्नर पर A है, क्या हो जाएगा, A की वैल्यू आ गई 3, B की वैल्यू आ गई, बात समझ में। उसने बोला A एटम्स क्या है, कॉर्नर, और कुछ नहीं बोला, ये नहीं बोला कि B एटम हटाया गया, ऐसा कुछ नहीं उसने बोला कि B एटम सेंटर्ड से वो हटाए गए, ऐसा नहीं है। उसने केवल ये बोला A एटम कॉर्नर पर है और उसका फेस सेंटर से एटम्स को रिमूव किया गया है। यानी बी तो भाई पैकिंग में जा ही नहीं रहा, बी कहाँ जा रहा है, बी तो भाई वाइट्स में जा रहा है, बी के लिए तो एटम्स की बात ही नहीं कर रहा, बात किसके लिए, ए के लिए कर रहा है। तो ए के लिए हमने निकाल दी, क्या है, क्या हो गया 3, ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। तो ये भाई JEE 2001 की प्रॉब्लम थी, बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम थी, इस टाइप की प्रॉब्लम आपने सॉल्व की होंगी, ठीक है, और ऐसी प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी है बेटा। चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। जितने ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे हम लोगों के इस टाइम ड्यूरेशन में, उतना ज्यादा हम लोगों के लिए क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। और देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन हम लोगों का नेक्स्ट है, क्वेश्चन नोट करो बेटा, लिखा आ सब्सटेंस AXBY, पहले मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूँ, लिखो a substance AXBY crystallizes in a face-centered cubic lattice, which atoms A occupy the center of each face of the cube and B occupy each corner of the cube. Identify correct composition of the substance AXBY. ये तो भाई उससे ज्यादा अच्छी प्रॉब्लम दिख रही है, मतलब अच्छी का मतलब इजी प्रॉब्लम दिख रही है उससे। ये प्रॉब्लम कब की है, ये है JEE-202 भाई, JEE-202 की है। ये बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम पूछी है, ये एडवांस में बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम पूछी है। इन्होंने बोला सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है AXBY, क्रिस्टलाइजेशन है ना FCC क्यूब, ये क्रिस्टलाइज कर रहा है FCC लैटिस में, FCC लैटिस में क्रिस्टलाइज कर रहा है। इन विच एटम्स A occupy center of each face, एटम्स A जो है वो कहां पर है, सेंटर ऑफ ईच फेस, यानी फेस सेंटर पर FCC, ठीक
ठीक है। फिर FCC ना लिखो, फेस सेंटर्ड लिखो, ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक पूरी लैटिस हो जाएगी, तो उसमें हम लोग कॉर्नर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। किसने बोला है, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ए ऑक्युपाइज सेंटर ऑफ ईच फेस, ए जो है सेंटर ऑफ ईच फेस है, यानी ये लिख लो फेस सेंटर्ड पर। कहां पर है, फेस सेंटर्ड। आगे लिखो, देखो बी ऑक्युपाइज इज कॉर्नर, बी कहां पर है भाई, कॉर्नर पर। ईच की बात कर रहा है केवल, और कुछ नहीं लेकर गया, ईच कॉर्नर पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपोजिशन, सॉल्व कर लिया होगा यार। करेक्ट कंपोजिशन ऑफ AX BY बताना है, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका होगा AB3, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका A4B3, सी होगा आपका A3B, डी होगा आपका कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। देखो ये बढ़िया सा क्वेश्चन था, कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। ए क्या फेस सेंटर पर, फेस सेंटर मतलब ईच फेस सेंटर 6 × 1/2 क्या हो गया, फिर कॉर्नर्स पर है भी 8 × 1/8, ये तो भाई बिल्कुल बेसिक सी प्रॉब्लम। बस क्या आ गया, A3B, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत सी बेसिक सी प्रॉब्लम पूछ ली थी, बिल्कुल जेईई एडवांस में। जेईई एडवांस बेटा ये नहीं कि आपको फंसाने की कोशिश करता है, दिमाग में ये आप डाल लेते हो कि जेईई एडवांस फंसाता है, ये करता है, नहीं। वो तो केवल आपके कॉन्सेप्ट देखना चाहता है, ठीक है, कि आप कितना कॉन्सेप्ट क्या स्ट्रॉन्ग है, और ठीक है, बस इसी पर वो बात करता है। और बात उसमें कुछ नहीं कि आप उसको दिमाग में बैठा लो, ये है वो है। आप देख सकते हो ये प्रॉब्लम उसने पूछ ली, एक सिंपल कॉन्सेप्ट दे, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी। जेईई भाई मेंस को नहीं, मैं जेईई की बात करता हूँ, जेईई मतलब जेईई एडवांस। जेईई एडवांस अनसर्टेनिटीज को बोलते हैं, क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम कितनी ज्यादा इजी हो सकती है, कितनी ज्यादा टफ हो सकती है, ये सोचा नहीं जा सकता है। आप देख लो कितनी इजी हो सकती है, और कोई प्रॉब्लम इतनी टफ हो जाएगी कि पसीने छूट जाएंगे, उनको करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, उनको करना भी नहीं चाहिए, पर टाइम देना बेकार है। आपको लगे एक बार में स्ट्राइक कर रहा है, हो जाएगा तभी करो बेटा, वरना जबरदस्ती नहीं करना कभी भी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉलिड स्टेट के लोग अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे यार, लगभग हर कॉन्सेप्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है जेईई 2005 का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स ऑक्युपाइड। अरे यार ये तो तुम लोग दे दो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स ऑक्युपाइड। ऑप्शन में दे देता हूं, ए डायरेक्ट थ्योरी से पूछ लिया, बी ZNS, सी डी डायरेक्ट थ्योरी से पूछ लिया। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स कहाँ होती हैं, आया यार ZNS कहाँ होती है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स ZNS में प्रेजेंट होती हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर करके देखो, टोटल टेट्राहेड्रल वाइड्स होती हैं 8, एक डायगोनल पर, एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स होती हैं। लेकिन ZNS में जब हम लोग देखे जाते हैं तो एक बॉडी डायगोनल पर एक ही टेट्राहेड्रल वाइड दिखती है, एक मिस हो जाती है। अल्टरनेट यानी 8 होनी चाहिए, कितनी होती, 4। इसमें कितनी टेट्राहेड्रल वाइड्स, अगर कभी नंबर पूछ ले तो कितनी होती, 4। टोटल कितनी होती, 8, 4 आपकी चली जाती हैं, कितनी होती, 4। जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था इसी के ऊपर कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स आर प्रेजेंट इन परसेंटेज में पूछा था, उसमें परसेंटेज उसने दिया था 25%, 50%, 75%, 100%। तो क्या आंसर होगा, 50%, है ना, क्योंकि भाई टोटल 8 होती है 100%, उसमें अल्टरनेट पूछा है, 50 चली गई, कितनी बची, 50, यानी 50% उसका परसेंटेज होता है, ZNS होता है। और ये तो होगा नहीं, इसमें तो भाई आपको पता है NaCl में
आपका Na+ कहाँ होता है ऑक्टाहेड्रल लाइट, Cl- आपका कहाँ हो जाता है बेटा, Cl- आपका कहाँ प्रेजेंट होता है Cc2 लैटिस बनाता है। CF2, CF2 भी आपको याद हो तो ये आपका फ्लोराइड वाला स्ट्रक्चर है, फ्लोराइड याद है, ये एंटी फ्लोराइड, फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड ZnAg होगा इसको। चलो इसको ठीक कर दो, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। 205 की प्रॉब्लम कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6, देखो प्रॉब्लम नंबर 6 थोड़ा डायग्राम है, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए, तो आप लोग जल्दी से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। प्रॉब्लम नंबर 6 जो है ये J201 2010 की अच्छी प्रॉब्लम है। लिखा है द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द 2 डायमेंशन स्क्वायर यूनिट सेल शोन बिलो इज। पैकिंग एफिशिएंसी उसने पूछा है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन नहीं, 2 डायमेंशन स्क्वायर यूनिट सेल शोन बिलो। बहुत अच्छी प्रॉब्लम पूछी बेटा, बताओ ये हम दिया है ऐसे एक डायग्राम दिया है, डायग्राम बना देते हैं हम। और ऐसा बनाया है स्क्वायर, ये अंदर है स्क्वायर के अंदर ये वाला, और बाकी का थोड़े थोड़े से बाहर होता है, कॉर्नर में तो कंट्रीब्यूशन होता है। ये लेंथ दी है इसने, इसके बीच की लेंथ L, ये बता दें, ये है ऑप्शन दिए इन्होंने, ए 39.27%, बी 68.02%, सी 74.05%, डी 78.5 ऑप्शन। क्या मुझे द पैकिंग एफिशिएंसी यानी पैकिंग फैक्टर, वही बात तो है, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में 2 डायमेंशन, इसके लिए पैकिंग फैक्टर पूछा, क्या होगा? हाँ 3D में होता और BCC वगैरह होता तो बता देते 68, FCC होता तो ये 3D में तो कहोगे सर 2D है तो 2D में तो पैकिंग और भी बेकार होगी तो 39 होना चाहिए। ऐसा कोई तुक्का नहीं मारना, ठीक है, तुक्के वगैरह की कोशिश नहीं करना, उसको सॉल्व करना, तब आपको पता चलेगा। और देखा जाए पैकिंग फैक्टर निकाला जाए, याद करो बेटा पैकिंग फैक्टर हम लोग जब 3D के लिए निकालते थे तो फार्मूला क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे भाई वैल्यू ऑक्यूपाइड बाय स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ क्यू, यही तो लिखते थे। और स्क्वायर में नंबर ऑफ आइटम कैलकुलेट कर लेते थे, जेड याद करो पैकिंग फैक्टर, और स्क्वायर का वैल्यू होता है 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पर पूरे क्यूब का वैल्यू भाई 3D में a into a क्या होता है a क्यूब होता है, यही ऐसे ही करते थे और बाद में r की वैल्यू यहाँ पर निकाल करके यहाँ पुट कर देते थे, पैकिंग फैक्टर आ जाता है कि नहीं। एक बार 2D पूछा उसने, 2D बोला ना कि 3D बोला, तो 2D में हमको वैल्यू की जरूरत नहीं है, 2D में हमको किसकी जरूरत रहती है, एरिया की, किसकी भाई लेंथ इनटू ब्रेथ, दो ही चीज तो होती है एरिया की। तो इसी फार्मूले को हम लोग अगर बनाएंगे तो क्या आप लोग चेक करेंगे एरिया ऑक्यूपाइड बाय ये ईच स्क्वायर है भाई,
ठीक है, 2 पाई बाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ क्यूब। यही तो बात है, 3D की बात होती थी, यहाँ 2D में देख लो। और क्या टोटल एरिया भाई, क्यूब का टोटल एरिया देख लो, स्क्वायर है ना, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर, क्यूब तो है नहीं आपका स्क्वायर। भाई एरिया का फार्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम को जेड से लिखते हैं, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल एरिया भाई ये एल एल, यहाँ पर एल एल गिवन है, ए होता तो ए स्क्वायर होता है, एल एल है तो यहाँ क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये वाला फार्मूला हमारा था ना, इसी फार्मूले को यूज करके निकालना है, बात समझ में। जेड की वैल्यू निकाल लो बेटा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलो, जेड की वैल्यू निकाल लो, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, अगर यहाँ पर देखो सेंटर पर है और साथ में कॉर्नर पर है, और एक कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4 का, कितना है भाई 1/4 का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है यहाँ पर, यानी एटम्स आपका सेंटर पर है, साथ में 4 कॉर्नर्स पर है, और ईच कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन क्या है 1/4 है। तो ये यहाँ से कैंसिल, और ये क्या हो गया, जेड की वैल्यू आपकी 2 आ गई। जेड की वैल्यू आपने 2 कैलकुलेट कर लिया। अब क्या कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है, आर कैलकुलेट करना है। तो देखो ये एल है, ये भी एल होगा, ये वाली लेंथ ये हो जाएगी आर, ये हो जाएगी 2r, ये हो जाएगी आर, याद रखें। तो कर लोगे ना यहाँ से भाई, लगा दो थ्योरम, इसको अगर हम लोग ए सी बी बोल दें, ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, दो तरीके से देखो, तो 2 हो गया, ए सी इज इक्वल टू हो गया आर प्लस आर प्लस आर 4r, ठीक है। और देखो दूसरा एसी, ये वाली लेंथ अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाले तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू √2L, ये हो जाएगा। इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 4r इज इक्वल टू √2L, क्या हो गया 4r इज इक्वल टू √2L हो गया। अब यहाँ पर r निकालना है तो निकाल लो, r की वैल्यू निकाल लो, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू √2L/4। अब यहाँ पुट कर दो ये वैल्यू और ये वैल्यू, कहाँ पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 5, निकल गई वैल्यू, पुट कर दो यार। तो पीएफ देखो क्या होगा, पैकिंग फैक्टर आपका z की वैल्यू हो गई 2 × पाई r स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा, √2 × √2 हो जाएगा, डिवाइड और क्या है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4, 16 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16, और साथ में आपका क्या है पाई है, लिख लिया, और साथ में L स्क्वायर, ये भी तो स्क्वायर में जाएगा, डिवाइड में आपका L स्क्वायर, डिवाइड में क्या हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कैंसिल कर दो, जो हो रहा है L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, 2 8 2 4 5 पे यहाँ लिख लिया है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, 2 बार थोड़ी नहीं है, ठीक है। तो क्या आ गया, ये आ गया π/4, क्या आ गया भाई π/4। अब π/4 कैलकुलेट कर लो, सॉल्व करो, π/4 क्या होता है, π/4 यानी 22/7, और ये 4 चला जाएगा, लिख लो 22/7 × 4, ये 28 और 2 0 पॉइंट समथिंग, फिर हो जाएगा 2 0 2 2 0, फिर 2 2 0 हो जाएगा, 28 × 2 2 0 क्या जाएगा 28 × ये सॉरी, ये हो जाएगा 2 2 0 × 28,
ये आपका चला जाएगा 28 को अगर हम लोग किससे करते हैं 7 से करेंगे तो 8 7 सा 56, 7 2 सा 14, 14 and 56 यानी 6 and 5 61, 616, 61 जाएगा, ज़्यादा हो रहा है। 8 7 सा 56 हो रहा है और ये हो गया 7 2 सा 14, 14 और 56 5, 14 और 5 19, 196 यानी 7 8 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। 7 समथिंग एक बार और ठीक है। तो सर 8 ये वाला 8 बार हो जाएगा तो हो सकता है शायद ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व करके देखो। ठीक है, क्योंकि भाई ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो भाई बिल्कुल सिंपल सी सीसीपी पैकिंग हो जाती है और ये हम लोग बात कर रहे हैं 2D। कहाँ बात कर रहे हैं 2D। तो 2D में हमारी क्या जाएगी भाई 78.54। तो अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये अच्छा क्वेश्चन था। Z2010 का क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, और क्या है भाई हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर के आते हैं। चलो ठीक है भाई, तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम 2010 की हो चुकी है और जल्दी से नहीं देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है जो कि 1998 की प्रॉब्लम है। क्या है इसमें आपको, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है बेटा तो आपके ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, तो देखो मैं बोल रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको करेक्ट का आंसर देना है। इसमें कौन सा फॉलोइंग जो है वो करेक्ट है। मल्टीपल एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है कि अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ आयन इन CsCl क्रिस्टल इज 8। यानी इसमें पहला ऑप्शन दिया है जो CsCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ये ऑप्शन भाई ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था CsCl BCC टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है और BCC टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। बिल्कुल सही बात इसने बताई, यानी ये रॉन्ग नहीं है। और देखते हैं कि कुछ और करेक्ट हो सकता है। और इसने बोला अ मेटल दैट क्रिस्टलाइजेस इन BCC स्ट्रक्चर हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 12। गलत कर दिया इसमें फिर से वही बात होगी कि जो आपका एक क्रिस्टलाइज कर रहा है वो BCC टाइप है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इन्होंने बताया 12 और अभी मैंने बताया CsCl BCC होता है उसका 8 ही होता है। 12 तो भाई FCC का होता है, फेस सेंटर्ड का होता है और SCP का होता है, हेक्सागोनल का होता है, BCC का नहीं होता है। तो गलत बात हो गई है। ठीक है, और देखते हैं कि और कोई करेक्ट है क्या। तो पहला आपका ऑप्शन करेक्ट था, दूसरा आपका गलत हुआ। थर्ड हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड क्या होगा। थर्ड बोल रहा है अ यूनिट सेल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल शेयर्स सम ऑफ इट्स आयन विद अदर यूनिट सेल। ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर एक यूनिट सेल है जो कि आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है, उसके जो आयन्स होते हैं दूसरे यूनिट सेल से शेयर होते हैं। भाई सभी एटम्स आयन जो होते हैं अपने से एडजेसेंट वाली यूनिट सेल से ऑक्यूपाई तो करते हैं। ठीक है, सब एक दूसरे में शेयर होते हैं। ये बात बिल्कुल सही भाई, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही, बिल्कुल थ्योरी से क्वेश्चन इसने पूछ लिया। ऑप्शन नंबर 4 ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है द लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन NaCl 552 पिकोमीटर। किसने बोला एक यूनिट सेल है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है 552 पिकोमीटर है। लेंथ को कैसे लिखते हैं हम लोग, ए से लिखते हैं, एस लेंथ। याद आया भाई, क्या लिखते हैं, एस लेंथ। वो क्या है 552 पिकोमीटर। और इसने हिंट्स भी दे दी है। इसने भाई ये तो बताएगा ही ना, नहीं हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसने बताया RNA+ जो है आपका, RNA+ जो है वो 95 है पिकोमीटर।
उसने बताया RCl माइनस जो है वो 181 पिकोमीटर है। तो चेक कर लो क्या एज लेंथ ये आएगी। तो हम लोग NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर जानते हैं। अगर आपको याद हो तो NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो होता है भाई 2, या याद हो आपको तो आप जानते हो कि RNA प्लस RCl माइनस इज इक्वल टू A/2, यही तो आता था NaCl में A/2, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A इज इक्वल टू 2 R Na प्लस RCl माइनस। Na प्लस Cl माइनस की वैल्यू देखो, इसको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 181 प्लस 95 और 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 516, ये 17 7 और ये हो जाएगा 176 276 1 कैरी 276 2 सा 6 2 सा आपका हो जाएगा 12 7 2 सा 14 14 1 15 और 2 2 सा 4 एंड 1 5 तो भाई आ रहा है। ठीक है नहीं करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी इसका क्या था करेक्ट। यानी मल्टीपल चॉइस में 1 एंड 3rd एंड 4th आपको करेक्ट गया, ये आपका रॉन्ग गया। ठीक है, और आप अच्छे से कर सकते हो। तो इसमें काफी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे बेटा। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस से क्या होते हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है JEE एडवांस 2009 में पूछा गया। ठीक है 2009 का क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ये आपका डिफेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। आप लोग आंसर दो, मल्टीपल करेक्ट आंसर है। फ्रैंकेल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय वेरी स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। बोलो राइट और रॉन्ग। क्या बोला इन्होंने बोला जब फ्रैंकेल डिफेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें कैटायन एनायन का साइज का डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है। क्या फ्रैंकेल डिफेक्ट में कैटायन एनायन के साइज का जो डिफरेंस होता है बहुत स्मॉल होता है? बिल्कुल नहीं होता है भाई। फ्रैंकेल डिफेक्ट में कैटायन एनायन के साइज का जो डिफरेंस होता है वो तो लार्ज होता है, शॉर्टकी में स्मॉल होता है। फ्रैंकेल में तो भाई बड़े बड़े हमारे बनते हैं, AgCl बनता है हमारा, AgBr बनता है, AgI बनता है। याद करो भाई, इनमें तो डिफरेंस काफी बड़ा होता है। कैटायन एनायन शॉर्टकी में होता है Na प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस, उसमें स्मॉल होता है। यानी इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया। मल्टीपल में फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं, फ्रैंकेल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट। बिल्कुल सही बात है भाई, डिसलोकेशन। इसमें कैटायन आपका डिसलोकेट होकर के इंटरस्टिशियल साइड में आ जाता है भाई, डिसलोकेट हो जाता है, हट जाता है। ये ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात इन्होंने बताई। ऑप्शन नंबर 3 क्या आ रहा है, ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। ये भी बिल्कुल सही बात। इलेक्ट्रॉन का ट्रैपिंग ज्यादा एफ सेंटर में बनते थे जब इलेक्ट्रॉन आपका वहां वैकेंसी हो जाती थी। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में तो वहां पर इलेक्ट्रॉन आकर के उसकी जगह ले लेता था, जिसको हम लोग एफ सेंटर बोलते थे। तो ये भी बात इसकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट बात है। देखो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। शॉर्टकी डिफेक्ट है नो इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। गलत भाई, शॉर्टकी डिफेक्ट में Na प्लस Cl माइनस आपके चले जाते हैं, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है ना। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो इफेक्ट पड़ता है। इन्होंने बोला कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, गलत नहीं। यानी इसमें ऑप्शन आपके 2 सही निकले, बी एंड सी। ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन में जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं ये सीट आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, वो सब आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर उसमें कोई डाउट्स होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन कोशिश यही करना कि मेरी जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि आप लोग एक बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, उसमें क्या करना है, खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंट हो करके आपको सॉल्व करना। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। ओके बेटा, थैंक यू।